हेलो बच्चों, आज आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री में नए टॉपिक के साथ हम आपके पास आए हुए हैं। वो है बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अभी तक हम बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ही चल रहे हैं, यानी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो वॉच करें। उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमने पढ़ाया उसको थोड़ा सा पीछे से मेमोराइज कर देते हैं, उसको बारीकी से सुनिएगा। सबसे पहले हम आए थे वॉल्यूम का यूनिट पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होगा और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को 1000 kg पर मीटर क्यूब कह सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी कहिएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ये मरकरी हुआ या 13.6 kg पर 13.6 और इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब कह सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम चलते हैं तो क्या कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर होता है। अब यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़े थे तो एटॉमिक नंबर की चर्चा करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से नोटेशन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से। तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। मास नंबर कहलाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर ए होता है, एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, पी इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो ए बराबर एन प्लस पी। यहाँ से अगर एन निकालना हो तो मास नंबर में पी को घटा दिया, यानी प्रोटॉन की संख्या को। तब न्यूक्लियस की बात करते हैं। टीनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई कहलाता है। यहाँ कहने का मतलब हो गया न्यूक्लियस हुआ छोटा सा, जैसे यहाँ फिगर है, ये मेरा न्यूक्लियस है। एटम का जो सेंटर पे होता है, लेकिन वहाँ पे टोटल का टोटल लगभग मास ऑक्युपाई होता है। अब यहाँ पे रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, सीधे हम बोले चलेंगे R बराबर R0 A⁻⁴ जहाँ A मास नंबर होगा और R0 होता है या कांस्टेंट वैल्यू होता है 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। जब हमने रेडियस मालूम हो गया तो वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। तो वॉल्यूम स्फेरिकल 4/3 ये पाई R0 क्यू और मास इंटू मास नंबर। अब यहाँ पे जब मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? मास ऑफ न्यूक्लियस होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। इंटू ए यानी मास नंबर। अब यहाँ से मालूम हो गया डेंसिटी को भी मालूम करना है, क्योंकि मास ऑफ वॉल्यूम मालूम हो गया। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है 1.67 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डेंसिटी या ऑर्डर ऑफ, या क्वेश्चन में पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो इसको हम कहते हैं। जैसा ही आपका डेंसिटी अगर मालूम हो गया तो कुछ बेसिक टर्म हमने चले थे। आइसोटोप, आइसोसेम, टोप एटॉमिक नंबर, स्पेसिस का एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन O1H1, O1H2, O1H3, नीचे देखिए एटॉमिक नंबर सेम हो गया। आइसोटोप ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, कार्बन 612, कार्बन 614। ये आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफर हो। आइसोबार का मतलब मास नंबर सेम हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? मास नंबर। जैसे हम आर्गन को लेते हैं, आर्गन का 18 और 40 होता है ऊपर में मास नंबर, और कैल्शियम की बात करते हैं तो 20 और 40 हो जाता है। चलिए यहाँ से अब आइसोटोप हो गया। आइसोटोन की बात है, न्यूट्रॉन की संख्या यदि सेम होना चाहिए तो हीलियम में देखिए, और एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को ले लीजिए 1H3 और 2He4, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सेम हो गया। अब आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन के बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो हमेशा क्वेश्चन हर एक साल एक न एक रिपीट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होना चाहिए, जैसे N-3, O2 - F- Na+, Mg+, इस तरह का, या CO2
या जो उसको लेके चलिए CO2 को और H2O में लेके चलेंगे तो 8 2 10 कार्बन 6 क्या ये होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। CO के CH4 ले लीजिए, सबसे बढ़िया H2 और CH4 को लीजिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। तो इस तरह से हम चलते हैं। अब आइसो ईस्टर में हम क्या एटम भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं CO2 और CO2 में 2 1 3 और NH4 में अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 7 अच्छा 11 कार्बन की। अगर हम इसमें एग्जाम्पल को बनाते हैं, जैसे आइसोस्टर में CH4 और NH4 प्लस ले लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी सेम और एटम सेम। आइसोडाइफर का मतलब N-P को हम जिसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करने के बाद यदि सेम हो जाता है तो वो आइसोडाइफर कहलाता है। अब हम एटॉमिक साइज की बात कर रहे थे, तो साइज का एटम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है। और रेडियस क्या है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम के बीच को दूरी को कहते हैं। यह रेडियस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के चार्ज पे। न्यूक्लियस का चार्ज जैसे 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 बढ़ेगा आर का मान घटता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर हम जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते चला जाता है, इसलिए रेडियस का मान घटते चला जाता है। रेडियस आपका, अगर न्यूक्लियस लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है चार्ज तो ये राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेगा। लेफ्ट इस तरह से। अब आइए स्किरनिंग इफेक्ट में, इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनर शेल ऑर्बिट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इस तरह से बढ़ते चलेगा ऑटोमेटिक है कि आर का मान बढ़ेगा क्योंकि रिपल्सन इसमें होगा। यदि स्किरनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी या आयनिक रेडियस बढ़ेगा। एक नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर ऊपर से जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट मरकरी के एग्जांपल लीजिए, स्पाइडर को इस तरह से घूमते चल रहा है ऑर्डर, इसका क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाते चल जा रहा है, आर का मान बढ़ते चल रहा है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा इसीलिए आर का मान भी बढ़ेगा। अब इसके बाद हमने आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसमें बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स क्या कर रहा है, एन एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एटम कंसिस्ट, अगर एटम है, अगर मेरे पिताजी हैं तो उसके बच्चे हैं, यानी एटम है तो उसके पास ऑर्बिट है। अगर एटम है तो ऑर्बिट है, और ऑर्बिट अगर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी एन एटम कंसिस्ट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। अब स्टेशनरी का मतलब एकदम फिक्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एच कांस्टेंट, स्टेशनरी का मतलब कांस्टेंट एनर्जी से ये वो घूम रहा है, यानी स्टेशनरी ऑर्बिट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ये आपके पास कांस्टेंट होगा। ये अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 हो गया तो के सब सेल हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 हो गया तो एल हो गया यहाँ पे, और नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 तो यानी एम में नंबर ऑफ ऑर्बिट आपके पास 3 होता है। और ये कह रहा है कि एन एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिट विल बी फिक्स्ड या कांस्टेंट, क्या ठीक। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। अब बोर्स क्या, बोर्स मॉडल क्या बोला, एन एटम कंसिस्ट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। अब यहाँ पे स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब हम यहाँ पे पहले भी बोल चुके हैं कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट विल बी सेम यदि आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मान लेते हैं कि हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसिस्ट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं सपोज, तो क्या वाई या तो हम एनर्जी रिलीज करेंगे या तो एनर्जी गेन करेंगे, और वो भी एनर्जी रिलीज करेंगे या रिलीज करेंगे या गेन करेंगे यदि हमसे रिड्यूस होता है या घटता है हमसे एनर्जी, या लेते हैं तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ केस में लेते हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मान लेते हैं कि सेम, मान ले 2 कैलोरी या 2 कैलोरी जो भी एनर्जी हम ले रहे हैं, एनर्जी जो भी जूल या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी एनर्जी का खपत या हम ले रहे हैं
वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ। तो यहाँ पे यही कह रहा है इलेक्ट्रॉन में ट्रांसिस्ट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। यदि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है, यदि इलेक्ट्रॉन में ट्रांसिस्ट करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट वाई एब्सॉर्बिंग और रिलीजिंग, यानी या तो यही हम बोल रहे हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो या तो हम एब्जॉर्ब करेंगे या रिलीज करेंगे, लेकिन वो रिलीज करेंगे या गेन करेंगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज एज इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक रेडिएशन। मीन्स सूर्य का जो ये आ रहा है उसी से में ले रहे हैं या ले रहे हैं जो भी वो उसी का प्रभाव है, यानी एज इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन। किसी भी ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है 2n², यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 2n², जहां n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। इसे नोट करें, जहां पे मेरा n नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, यदि ऑर्बिट नंबर तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर अगर एक मेरे पास हो, ऑर्बिट नंबर यदि मेरे पास एक हो, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 1, तो पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या चूंकि 2n² होता है, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पहला ऑर्बिट में 2 होगा, 2 ही जाएगा। अगर ऑर्बिट मेरे पास 2 हो गया तो ये होता है 2n² इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, यानी 4 बराबर 8, यानी दूसरे ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 8 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट मेरे पास 3 हो गया तो 2n² होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, तो 2 गुना 2 का क्यूब और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये कितना होगा आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, यानी आपके पास 2 8 18। अगर ऑर्बिट की संख्या मेरे पास 4 हो जाए तो 2n² यानी 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। इस तरह से मेरा प्रोसेस कंटिन्यू होते चलेगा। तो ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में 2n² होता है, और जैसे जैसे ऑर्बिट होगा उस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट करते रहना है, याद करके रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, या तो नीट में ये बार बार इसका रिपीटेशन करता है क्या, कि एंगुलर मोमेंटम यानी अकॉर्डिंग टू बोर्स के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू बोर्स के अनुसार एंगुलर, यानी एंगुलर का मतलब एंगुलर मोमेंटम, यानी एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in nth orbit, according to Bohr's angular momentum of an electron in nth orbit, क्या nth orbit is क्या होगा, कितना होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम हम फिजिक्स में ये पढ़े हुए भी हैं, आगे जाके चर्चा करेंगे। एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये मास m v वेलोसिटी रेडियस बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट h बटा 2 पाई, इसको याद रखना है। ये हमेशा पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, इज कितना, तो nh बटा 2 पाई कितना होगा, nh बाई 2 पाई। अब आइए समर फील्ड थ्योरी क्या करना है, इसको नोट करें। समर फील्ड थ्योरी
फॉर सब ऑर्बिट। समरफील्ड थ्योरी के अनुसार कहता है ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सम नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। अगर आपके पास ऑर्बिट है तो उसके पास सब ऑर्बिट है, यानी कहने का मतलब मैं हूं तो मेरे बच्चे हैं, या आप हैं तो आपके बच्चे हैं। यदि आप ऑर्बिट हैं तो आपका बच्चा आपका सब ऑर्बिट हुआ। यानी समरफील्ड थ्योरी फॉर सब ऑर्बिट के अनुसार कहता है कि अकॉर्डिंग टू समरफील्ड थ्योरी यानी ईच ऑर्बिट कंसिस्ट नंबर ऑफ सब ऑर्बिट हम आते हैं। अब आपके पास समरफील्ड थ्योरी की चर्चा कर रहे हैं। समरफील्ड थ्योरी किसके लिए भाई? फॉर सब ऑर्बिट के लिए। अभी हम चर्चा किए थे कि अकॉर्डिंग टू समरफील्ड थ्योरी ईच ऑर्बिट कंसिस्ट नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट कंसिस्ट नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। A number of suborbit in an orbit will be equal to orbit number। यानी कहने का मतलब ये कह दिया कि जो मेरे पास ऑर्बिट नंबर होगा, यदि ऑर्बिट नंबर 1 होगा तो सब ऑर्बिट की संख्या 1 ही होगा। यानी सब ऑर्बिट का संख्या ऑर्बिट में ऑर्बिट नंबर के बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। समरफील्ड थ्योरी के अनुसार प्रत्येक ऑर्बिट के पास अपना सब ऑर्बिट होता है, लेकिन जो ऑर्बिट नंबर होगा वही मेरा सब ऑर्बिट नंबर होगा। चलिए अब इसको नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिट नंबर और सब ऑर्बिट नंबर, यानी ऑर्बिट नंबर की बात कर रहा है और सब ऑर्बिट नंबर। यानी आप आइए, ऑर्बिट नंबर, जितना ऑर्बिट नंबर होगा उतना ही आपके पास सब ऑर्बिट नंबर होगा। सब ऑर्बिट नंबर होगा, यानी ऑर्बिट की संख्या यदि n बराबर 1 हो गया तो सब ऑर्बिट की संख्या 1s होता है। यदि ऑर्बिट की संख्या मेरे पास 2 हो गया तो सब ऑर्बिट क्या होता है? 2s और 2p हो गया। यानी जितना ऑर्बिट हो रहा है उतना ही मेरा सब ऑर्बिट हो रहा है। यदि नंबर ऑफ ऑर्बिट मेरे पास 3 हो गया तो 3s 3p और 3d होगा। क्या? 3d होगा। जो ऑर्बिट की संख्या होगा उतना ही मेरे पास सब ऑर्बिट की संख्या हो रहा है। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 4 तो सब ऑर्बिट भी उतना 4s 4p 4d और 4f। यदि आपके पास n बराबर 5 हो गया, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ये 4n बराबर 5 हो गया। 5s 5p 5p और 5d 5f और f के बाद g। यदि नंबर ऑफ ऑर्बिट आपके पास 6 हो गया तो इसको हम कहेंगे सब ऑर्बिट 6s 6p 6d 6f 6g और 6h। इस तरह से हम बढ़ते चलेंगे। यानी आप क्लियर हैं कि देख लें कि जो मेरे पास ऑर्बिट का संख्या होगा वही मेरे पास सब ऑर्बिट का संख्या होगा। अब हम जानना चाहेंगे कि जब आपके पास जितना ऑर्बिट है उतना ही सब ऑर्बिट है, तो जो ऑर्बिट होगा यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब ऑर्बिट, किसी भी सब ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन देंगे। आप अभी देखे थे ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, nth ऑर्बिट है तो 2n²। याद रखिएगा बोर्स के अनुसार एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट इज nh/2π, यानी mvr बराबर nh/2π। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब ऑर्बिट, यानी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो देखना है। अगर h है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसको भी आप देखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब ऑर्बिट, यानी हेडिंग हम यहाँ कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी ऑर्बिट, यहाँ से आइए ऑर्बिट नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब ऑर्बिट या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब ऑर्बिट। मैक्सिमम सीधे मैक्सिमम नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन किस में भाई, तो सब ऑर्बिट में यानी कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट का संख्या O1 हो गया, अगर n बराबर मेरे पास O1 हो गया तो ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, सॉरी सब ऑर्बिट, यहां पे आइए, सब ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट की तो चर्चा कर ही दिए हैं, सब ऑर्बिट आइए, अगर सब ऑर्बिट मेरे पास s है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा s बराबर s में 2। अगर आपके पास p है, p सब ऑर्बिट है तो इसमें 6 होगा। अगर d हो गया तो कितना होगा, d 10 तक जाता है, f हो गया तो ये 14 हो गया। अब इसी तरह g होगा तो ये 18 होगा। इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन हम देते चलेंगे, यानी कह सकते हैं, अगर मैथ की भाषा से हम इसको समझाना चाहें, सब ऑर्बिट अगर ऐसा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, p है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, अगर d है तो उसमें आप कह सकते हैं d10 हो जाएगा, d10 होगा, f है तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा g है, g सब ऑर्बिट है तो 18 होगा। अगर इसको कहिए कैसे बढ़ रहा है, 2 4 6, 6 4 10 और 10 4 14 और 14 4 18, यानी कॉमन डिफरेंस सभी का सेम हो रहा है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी आप इलेक्ट्रॉन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार बढ़ाइए, 2 के बाद 6 दीजिए, 6 के बाद 10 दीजिए, 14 दीजिए, 18 दीजिए, 4 22 दीजिए। इस तरह से सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चलेगा और देते चलेंगे। अब हम कहते हैं कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन किस तरह से फील करेंगे इन डिफरेंट सब ऑर्बिट में। अब यहाँ पे आइए अफवाह प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, हम एनर्जी को देते हैं। पहले क्या किए, पहले आपके पास क्या आया, आपके पास क्या दिए, बोर्स मॉडल दिए। बोर्स मॉडल में क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो किस तरह से, स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब एनर्जी विल बी फिक्स्ड। अब इलेक्ट्रॉन में ट्रांसिस्ट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, या एक जगह से हम दूसरे जगह से हम ट्रांजिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो या तो बाई एब्जॉर्बिंग या रिलीजिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पे हम कह रहे थे समरफील्ड थ्योरी के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में 2n²। याद रखना है, बोर्स मॉडल के अनुसार एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इन nth ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज mvr बराबर mh/2π। अब आप जब ऐसा ही यहाँ पे चर्चा गया तो समरफील्ड कहता है कि ऑर्बिट है तो उसका सब ऑर्बिट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब ऑर्बिट s है तो 2 है, p है तो 6 है, और d है तो 10 है, f है तो 14 है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फील करेंगे वो बताया अफवाह प्रिंसिपल। ये कहता है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब ऑर्बिट। जो आपके पास सब ऑर्बिट मिला, 1s है तो 2s है, 2p है, 3s क्या है, sp df, तो इलेक्ट्रॉन हम पहले उसको देंगे, उस सब ऑर्बिट को देंगे जिसका एनर्जी कम हो, ये ध्यान रखना है। तो एनर्जी ऑर्डर याद रखना है, वो 1s के बाद 2s है, 2s है तो 2p है, 2p है तो 3s है, 3s है तो 3p है, इस तरह से। लेकिन आपको हम इजी वे में रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हम एंट्री करेंगे। ये किसको इलेक्ट्रॉन देंगे, हम पहले इलेक्ट्रॉन हम उसी सब ऑर्बिट को देंगे जिसका एनर्जी सबसे कम है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे चलेगा। देखिए रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपको रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि टू रिमेम्बर एनर्जी ऑर्बिट फॉर डिफरेंट सब ऑर्बिट, याद रखना है। अब अफवाह एनर्जी किस तरह से सब ऑर्बिट के लिए बता रहे हैं। अगर आपके पास ऑर्बिट की संख्या n हो गया तो ये 1s की बात करता है। अगर ऑर्बिट की संख्या मेरे पास 2 हो गया तो सब ऑर्बिट 2s 2p होगा।
अगर ऑर्बिट आपके पास n बराबर 3 हो गया, इसको नोट करें, हम ऊपर से आते हैं, इसको नोट कर लें, यानी ऑर्बिट नंबर, यहां से आइए ऑर्बिट नंबर और ये सब ऑर्बिट, हम ये दिखाना चाहते हैं, एनर्जी का डायग्राम हम बता देते हैं, इसको याद रखना है। ऐसे तो 1s 2s 2p 3s ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी इसको अगर भूल जाते हैं तो ये तो न भूलिएगा करने के लिए। वो 1s हो गया, अगर सब ऑर्बिट 2 हो गया तो सब ऑर्बिट 2s और 2p होगा। अगर ऑर्बिट का संख्या 3 हो गया तो 3s 3p और 3d होगा। अगर ऑर्बिट का संख्या 4 हो गया तो ये 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। अगर ऑर्बिट की संख्या 5s हो गया तो 5 हो गया तो 5s और 5p और 5d और 5f और 5g होगा। अगर n का मान आपके पास 6 हो गया तो 6s 6p 6d और 6f 6g और 6h होगा। इसी तरह अगर ऑर्बिट की संख्या मेरे पास 7 हो गया तो ये 7s 7p यानी 7p और 7d 7f होगा, 7g होगा, 7h होगा और 7i होगा। इस तरह से अगर मान लिया जाए, हम भूल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब लिखना भूल जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखना भूल जाएंगे। अगर मान लिया दे दिया, देने के लिए बहुत बड़ा सा एलिमेंट हो गया जिसका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है, इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे करेंगे, किस में जाएंगे, 1s में, उसके बाद क्या जाएंगे 2s में, इसके बाद हमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, यानी इस तरह से करना है, इस तरह से करते चलना है। ये मेरा डायग्राम हो गया। यही आपके पास, यानी आपके पास अगर हम इसको मुंह को घुमा दें, कैसे गया, पहले हम इसमें आएंगे, O1s को इलेक्ट्रॉन देंगे, जब यहाँ से हम चलेंगे तो इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, 2s को चले जाएंगे, 2s में देंगे। अगर इसको अगर हटाते हैं तो छोड़िए, O1s में जाएंगे, उसके बाद 2s में जाएंगे, 2s के बाद हम कहाँ जाएंगे 2p में, फिर 3s के बाद हम सीधे चले जाएंगे 3p में और 4s में जाएंगे। इसके बाद जब पहले इलेक्ट्रॉन उस सब ऑर्बिट के दोगे जिसका एनर्जी कम हो, तो पहले 1s में जाएंगे, 2s में जाएंगे, ऐसा नहीं कि फिर यहाँ चल जाएंगे, फिर 2p में, फिर 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। जैसा ही आ गए तो यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से चलते चलेंगे और 6s के बाद 4f में 5d। अगर मान लिया जाए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, ये आपके पास एनर्जी डायग्राम है। अब वाव प्रिंसिपल के अनुसार इसे नोट कर लें और उसी तरह से एनर्जी हम फिल करेंगे, देंगे कि पहले इसमें गए, फिर इसमें गए, फिर इसमें इस तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेंगे। अब आएगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए अब सिखाएंगे। अब मान लेते हैं नाइट्रोजन का हो गया, किसी तरह फ्लोरीन का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो अगले क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम चर्चा करेंगे। तो आज हम यहाँ पे आपसे विदा कर लेते हैं। हम जाना चाहते हैं, सो हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ें, शेयर करें, वीडियो वॉच करें और अच्छे तरीक़े से पढ़ें। अगर मैथ पढ़ना हो तो A2 परफेक्ट मैथ क्लास है, केमिस्ट्री पढ़ना हो तो A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लास है, यूट्यूब पे सर्च करें। ओके बाय। अगले क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सिखाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जो जनरली हमेशा पूछता है, जो एक्सेप्शनल है, क्यों एक्सेप्शनल है उसको दिखाएंगे।